सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जिस अध्याय पर हम बात करेंगे वहाँ पर मैंने बहुत सारे अध्यायों का एक गुलदस्ता लिया है और गुलदस्ता से तात्पर्य है हमारी जो गणित की जो पुस्तक है, वो गणित की पुस्तक भी कई भागों से मिलकर बनी हुई है। जैसे बीजगणित है, इधर से निर्देशांक ज्यामिति है, आपके वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी सांख्यिकी है, आपकी सड़क सुरक्षा है। इसी तरह इस गणित का एक पार्ट आता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, और वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है ज्यामिति का। इससे पहले हमने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति, और आज जो पोर्शन हमारा जो आ रहा है वो ज्योमेट्री का आता है। और सबसे पहली बात ये कि जो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी प्रश्नावली हम मैंने आपके बीच में यहाँ पर लिखी है, प्रश्नावली 10वीं है, प्रश्नावली 11 है, प्रश्नावली 12 है, प्रश्नावली 13 है और प्रश्नावली 14 है। और ये पांचों प्रश्नावलियों से सवाल आते हैं। कुल कितने अंक के? 20 अंक के। आपके बोर्ड परीक्षा में 20 अंक से तात्पर्य सीधा 25% अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि टोटल जो पेपर होता है वो कितने अंक का होता है? 80 का। यानी 80 में से 20 अंक तो सीधे किससे आने हैं? आप कहोगे सर ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से आने हैं। तो इस 20 अंक की क्या गणित है, इस 20 अंक के लिए हमको क्या क्या समझना है, क्या क्या पढ़ना है, और किस प्रश्नावली को किस तरीके से हमको तैयार करना है, यहाँ हम इस पर बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप ये बिल्कुल मान के चलें कि जो ये हमारा जो पार्ट है ज्योमेट्री का, हमें कोई यहाँ पर किसी प्रश्नावली विशेष की हम प्रश्नों पर बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप जब भी ज्योमेट्री पर हम बात करें, ज्योमेट्री को जब भी हम समझें, तो आप इस तरीके से उसको समझना है। सबसे पहली बात कि हमें अंक अच्छे प्राप्त करने हैं। नंबर दूसरी बात कि हमें अगर छोटी छोटी परिभाषाएँ कौन कौन सी है जिसको हम याद कर लें, जिसको हम समझ लें, कि हमारे जो पांचों प्रश्नावलियों का कार्य बिल्कुल क्या हो जाए? आसान हो जाए। और ये पांचों प्रश्नावलियों भी अंक के आधार पर कितने कितने अंकों में ये बटी हुई है, इस पर हम यहाँ पर आज विस्तृत हमारा जो कि ये आज का जो ई क्लास होगी आपके लिए जो लेकर आया हूँ मैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम ज्योमेट्री के। हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नावली आपके लिए मैंने 5 प्रश्नावलियाँ लिखी है। प्रश्नावली है 10 बिंदुपथ, प्रश्नावली 11 समरूपता, प्रश्नावली 12 वृत्त, प्रश्नावली 13 वृत्त की स्पर्श रेखाएं और प्रश्नावली 14 रचनाएं। तो सीधी सीधी बात यह है कि ये प्रश्नावली बिंदुपथ, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की रचनाएं, ये तीनों प्रश्नावलियाँ छोटी छोटी प्रश्नावलियाँ हैं। और इन तीनों प्रश्नावलियों में से जैसे बिंदुपथ है 1+3, 1+3 से तात्पर्य आप समझ गए। एक तो 1 अंक का प्रश्न आना है, कितने अंक का? 1 अंक का। और एक आना 3 अंक का प्रश्न आना है। और ये मिलकर कितने अंक प्रश्न हो गए? 2 प्रश्न हो गए। आपके पास यहाँ पर 2 प्रश्न हो गए सीधे सीधे। आप समझ गए कितने अंक हो गए टोटल? 4 अंक। 4 अंक से कौन सी प्रश्नावली से प्रश्न आने? बिंदुपथ से आने। इसके बाद में बात करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर। चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखाओं से भी 3 अंक का, कितने अंक का? 3 अंक का यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, एक प्रश्न। लेकिन अभी मैंने पिछले 2 वर्ष के जो पेपर देखे हैं, वहाँ पर यहाँ से 6 अंक का प्रश्न भी पूछ लिया गया है। तो आप इसको 3 अंक और 6 अंक दोनों के लिए हम यहाँ पर तैयार करेंगे। हो सकता है 3 अंक का भी पूछ ले, हो सकता है 6 अंक का भी पूछ ले, क्योंकि ये पांचों प्रश्नावलियों के जो टोटल अंक है निर्धारित है वो कितने अंक है? 20 अंक है। रचनाओं में, वृत्त की रचनाओं में, ये वृत्त की स्पर्श रेखाओं में हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना। हम ये वृत्त है, वृत्त से बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से क्या खींचनी? 2 स्पर्श रेखाएँ खींचनी है। ठीक है, चाहे ये बाह्य बिंदु से खिंचाए, चाहे यानी किसी भी बिंदु से आपको खींचना हो, तो आपको स्पर्श रेखाओं की क्या करनी है? रचना करनी है। वो स्पर्श रेखाओं की रचना करते हुए आपको करना क्या? सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है।
और जब लंबाई बराबर होती है तो इस पर आधारित क्या होंगे, प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो ये आप समझ गए, यहाँ पर या तो 3 अंक का प्रश्न होगा या 6 अंक का प्रश्न होगा। प्रश्न होगा एक इस प्रश्नावली से। इसके बाद में प्रश्नावली 14 रचना, इसमें भी 3 अंक की एक रचना निश्चित तौर पर पूछेगा। और रचना में आपसे वो पूछ सकता है कि एक वृत्त खींचिए, अब बाह्य बिंदु कोई पी है, इससे वृत्त स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, या कोई त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए, या एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज के बाहर एक वृत्त की रचना कीजिए। ये 3 तरह की रचनाएं हैं। इन तीनों तरह की रचनाओं में से एक रचना आपके परीक्षा में निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछी जाती है। तो हमें देखो यहाँ पर पता लग रहा है ये 4 अंक है। ये आपके पास कितना, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10। अब 10 अंक इन दोनों के लिए बचते हैं। आप ये मान के चलना कि ये 10 अंक तो है ही, इसमें थोड़ा अंक आगे पीछे भी हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से समरूपता वाली प्रश्नावली है और आपकी वृत्त वाली प्रश्नावली है। इन दोनों प्रश्नावलियों से समरूपता से 6 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो 6 अंक का ही आ जाता है, या एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न 3 अंक का हो जाए। ठीक है, तो ये 5 अंक का हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी एक प्रश्न 2 अंक का हो जाए, एक प्रश्न 3 अंक का हो जाए। कितने हो गए, 5 हो गए। और 5 और 5 मिलकर कितने हो गए, 10 हो गए। इस तरीके से, या अगर ये 2 2 के नहीं आए तो 6 अंक का आएगा, और 6 अंक का आ गया तो यहाँ से 2 3 का आएगा। हो सकता है यहाँ पर 6 अंक का आ जाए, तो 6 अंक का आ गया तो यहाँ से कितने का आएगा, 4 का ही आएगा। 4 का कोई प्रश्न आता नहीं है तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 का आएगा। 1 नंबर का प्रश्न दूसरी प्रश्नावलियों में इनमें क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्था इन प्रश्नावलियों के अंदर है। यहाँ से बिंदु पथ वाली प्रश्नावली में 1 नंबर का जो प्रश्न होगा, जिस प्रकार हम सामाजिक में पढ़ते हैं, सामाजिक में हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल की या राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। अब आपको पता है कि कौन कौन सी शक्तियाँ, उसके बारे में लिखना होता है। आपसे पूछते हैं कि बताइए तांबे की खान कहाँ पर है, राजस्थान में, तो एक शब्द में आपको आंसर देना होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये सामाजिक के तरीके का प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है, और वो फिक्स है। वो आपसे पूछेगा कि बताइए घड़ी के पेंडुलम का जो बिंदु पथ होगा वो किस तरीके का होता है, किसी गेंद को लुढ़काने पर उसका जो रिलेशन है वो कैसे कैसे स्थापित होता है, वो सारा का सारा 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा। और 3 नंबर में यहाँ से एक प्रमेय है और यह सवाल है, या तो प्रमेय पूछेगा या सवाल पूछेगा। इसी तरीके से इस प्रश्नावली के बाद में आपकी जो प्रश्नावली 13 है, इस प्रश्नावली 13 में एक ही प्रमेय है, और वो प्रमेय है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। वो प्रमेय है जो कि इसी वर्ष पूछ ली गई है, जो कि 2020 का जो पेपर था वहाँ पर ये प्रमेय पूछी गई है डियर स्टूडेंट। तो आप इस प्रमेय पर ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि इस वर्ष पूछ लिया तो अब नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्योंकि 20 के 20 अंक प्राप्त करने के लिए हमको इन प्रमेयों पर बिल्कुल अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। अभी मान के चले, जैसे मान लीजिए कि भाई जो इस साल पे प्रश्न पत्र में जो प्रमेय आ गई वो इस वर्ष नहीं आएगी, अगले वर्ष में, तो उस प्रमेय पर आधारित प्रश्न तो आएंगे। तो प्रश्न कब कर पाओगे, जब आपको प्रमेय आएगी। इसी तरह रचनाओं में तो फिक्स फंडा है, हम फिक्स बात करेंगे रचनाओं की। तो और रचनाओं में तो 3 के 3 अंक आपको मिलने हैं। आप जैसा जैसा काम करते जाओगे वैसे वैसे उसको रचना के रूप में हम वहाँ पर लिखते चले जाएंगे। इस तरीके से रचनाओं की बात करेंगे। यहाँ पर समरूपता में बहुत सारी प्रमेय हैं, लगभग 5 प्रमेय हैं, और 5 प्रमेय में भी 3 प्रमेय अति महत्वपूर्ण प्रमेय हैं। 3 प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय हैं। पहली प्रमेय तो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, अनुपातिक प्रमेय, ठीक है, जिसको हम थेल्स की प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। दूसरी प्रमेय आपकी आ जाती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को यानी जो आप जिसको बोलते हैं बोधायन प्रमेय, वही किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
इस प्रमेय को हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। और तीसरी प्रमेय होती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये तीनों प्रमेय तो अति महत्वपूर्ण प्रमेय हैं और तीनों में से एक साल छोड़ के एक साल प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, ये मान के आप चलें। और रही बात प्रश्नों की, अगर यहाँ से प्रमेय नहीं है तो निश्चित तौर पर प्रश्न इन तीनों प्रमेय से ही पूछे जाते हैं। अगर ये तीनों प्रमेय याद है तो आपको ये मान के चलना कि 4 से 6 अंक आपकी जेब में आने की बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि अगर प्रमेय पूछेगा, अगर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पूछ लिया तो वो इधर से पाइथागोरस से या क्षेत्रफल अनुपात से प्रश्न पूछेगा। अगर यहाँ प्रश्न पूछ लिया तो इन दोनों में से प्रमेय पूछेगा। तो ये पक्का मान के चलना कि यहाँ से तो प्रमेय या प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछा जाएगा और उसका सीधा सीधा कनेक्शन या तो 6 अंक से होगा या 5 अंक से होगा, ये मान के चलें आप। इसके बाद में आती है प्रश्नावली 12। इसमें भी लगभग 5 प्रमेय हैं और इन 5 प्रमेय में भी 3 प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उनमें जो पहली प्रमेय पर हम बात करें तो यानी किसी वृत्त के लघुचाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना होता है। और एक ही चाप से वृत्त की परिधि पर बहुत सारे चाप बना दे तो उससे बने कोण क्या होते हैं, बराबर माप के होते हैं। इसके बाद में ये कोई वृत्त है और ये वृत्त के अंदर ये क्या बना हुआ, चतुर्भुज। इस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इस चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण क्या होते हैं, समपूरक। समपूरक से तात्पर्य होते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का जोड़ क्या हो, 180 डिग्री हो, वो समपूरक कोण होते हैं। यानी ऐसे दो कोण जिनका जोड़ कितना हो, 180 डिग्री हो, तो वे कोण एक दूसरे के कैसे कोण होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक के साथ ही पूरक की परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए कि वह दो त्रिभुज, वो दो कोण जिनका जोड़ कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वे कोण एक दूसरे के कोण से कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये आपको कहाँ से, वृत्त की जो पार्ट है वृत्त वाला, वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ से तो निश्चित तौर पे प्रमेय आ ही रही है, ये प्रमेय पूछ ली गई है, ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रमेय भी पूछ ली गई है। बहुत सीधी सीधी प्रमेय है। हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हम गणित को बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि सर ये जो जिसको हम साधारणतः एक बोलचाल की भाषा बोलते हैं रेखा गणित, रेखा गणित हमको आती नहीं है, रेखाओं का गणित हमको आता नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये मानना है कि गणित का जो ये पार्ट है, यानी ज्यामिति का जो हमारा पार्ट है, ये सबसे ईजी पार्ट है। न तो आपको कोई सूत्र याद रखना, न आपको कोई कैलकुलेशन करनी, यानी गणना को जोड़ बाकी गुणा भाग करना हो, कोई गुणा में चूक गए 1 अंक या 2 अंक तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है। ना आपको जोड़ करना, ना गुणा करना, ना भाग करना। आपको केवल छोटी छोटी परिभाषाएं आपको दिमाग में बस याद रखनी है। और वो परिभाषाएं क्या, जो हम जानते हैं कि त्रिभुज की क्या परिभाषा है, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, कोण की परिभाषा क्या बनती है, इधर से जो कोण से आगे बढ़ेंगे तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज क्या होता है, और वृत्त क्या होता है। तो ये अगर छोटी छोटी परिभाषाएं अगर हमको अच्छे से याद है तो ये 20 के 20 नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे, मेरा मानना है। आप अगर मेरे साथ नियमित रूप से अगर इसका अध्ययन कर रहे हैं तो मैं गारंटी से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपके 20 अंक हैं, ये 20 अंक आपकी जेब में निश्चित तौर पर आएंगे अगर आप इन अंकों पर आप विचार करेंगे कि गुरुजी ने किस प्रकार हमें मोटिवेशन दिया। क्योंकि ये हमारी कोई क्लास नहीं ले रहा मैं आपके लिए, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हम इस जो ये आपके ज्योमेट्री का जो पोर्शन है 20 अंक का मतलब उस पेपर का 25% भाग ये 5 प्रश्नावलियों में है। और सीधा सीधा रचना फिक्स है, वृत्त की स्पर्श रेखा फिक्स है, और इधर से बिंदु पथ में से फिक्स है। यहाँ से प्रमेय है, क्योंकि दोनों प्रश्नावलियाँ बड़ी प्रश्नावली है। तो इन बड़ी प्रश्नावलियों में भी मैं बिल्कुल आपको एक एक स्टेप, एक एक प्रश्न पर मैं अपनी बात रखूँगा। डियर स्टूडेंट, तो मेरा मानना है कि जो आज मैंने जो नंबरों का आपको जो गणित समझाया, अगर ये नंबरों का गणित हमको अच्छे से समझ आ गया
तो आप इस प्रश्नावली को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको 20 के 20 अंक आपके पास आएंगे। और 20 अंक का मतलब मैंने समझा दिया 25% हिस्सा है आपके पेपर का। तो इस छोटे से जो हमारे इस ई क्लास में इस जो नंबरों का गणित है आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आप बिल्कुल आप जब भी इस लेसन को पढ़ें, क्योंकि इस लेसन में प्रत्येक चाहे प्रमेय पे बात करें चाहे हम प्रश्नों पर बात करें, तो हम यहाँ पर 100% प्रश्नों पर हम चित्रों के साथ बात करेंगे। तो आपको चित्र बनाने का अभ्यास होना चाहिए। आपकी जो रफ कॉपी है उस रफ कॉपी में आप जो आपका प्रकार है, पटरी है, पेंसिल है, प्रकार पटरी पेंसिल की सहायता से आप रेखाएं बनाएं, त्रिभुज बनाएं, वृत्त बनाएं, उसका अभ्यास करें। ऐसा नहीं है जब हम परीक्षाओं में वृत्त बनाने लगते हैं तो वृत्त ऐसा बन जाता अंडे जैसा, ये ऐसा बन जाता है, जो गलत है। आपको वृत्त बनाना है तो वृत्त बनाने की आपको अभ्यास होने चाहिए। जब तक आपको वृत्त बनाने का अभ्यास नहीं होगा तो देखो कितने व्रत और ये रचनाओं में भी वृत्त से पाला पड़ेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपके जो बिंदु पथ वाली प्रश्नावली है वहाँ पर भी वृत्त का पाला पड़ेगा। तो वृत्त का अच्छे से चित्र बनाना आना चाहिए। आपसे पूछे कि बताइए रेखाखंड क्या होता है, आपसे पूछे बताइए रेखा क्या होती है, आपसे पूछे किरण क्या होती है, आपसे पूछे एक ही बिंदु से जब दो किरण निकलती है तो वह आकृति कैसी होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम बिंदु से शुरू हुए। बिंदु एक क्या होता है, एक स्थान। जैसे मैं इस कक्ष में खड़ा हुआ हूँ, अब पीछे से मैंने एक बालक से पूछा, मैंने कक्ष का एक चित्र बना दिया है यहाँ पर, ये चित्र, और मैंने यहाँ बोर्ड को प्रदर्शित किया और यहाँ पर एक बिंदु लगाया, इसका नाम क्या दे दिया, ए। तो बालक पीछे से कह देगा कि गुरुजी आप इस बिंदु की जगह तो आप खड़े हो, तो ये स्थिति प्रदर्शित कर रहा है बिंदु। इसी तरह ये देखो, ये दोनों तरफ तीर के निशान लगे हुए हैं, ये बहुत सारे बिंदुओं का क्या है, बिंदु पथ जो कि दोनों तरफ गमन कर रहा है सीधी रेखा में। ये किसकी परिभाषा हो गई, रेखा की परिभाषा हो गई। इस रेखा के टुकड़े को, रेखा का क्या टुकड़ा, जैसे मैंने इस रेखा को यहाँ से और यहाँ से तोड़ दिया और तोड़ने के बाद में इसको अलग से प्रदर्शित कर दिया, तो इस रेखा का ही क्या है, ये टुकड़ा। तो रेखा के टुकड़े को क्या बोलते हैं, रेखाखंड। ये आपका रेखाखंड हो गया, बिंदु था, ये रेखा हो गई। अब एक बिंदु से जब ये रेखा निकलती है एक ही दिशा में, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ, तो ये किसको प्रदर्शित करती है, किरण को प्रदर्शित करती है। एक ही बिंदु से जब दो किरणें निकले तो उससे बनने वाली जो आकृति होती है वो क्या होती है, कोण होती है। तो देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको 5 छोटी छोटी परिभाषाओं से मैंने आपको बिल्कुल परिभाषाओं से मैंने आपको परिचय दिया है। तो इस तरीके की छोटी छोटी परिभाषा, जैसे हम बात बात में आएगा कि लंबवत का चिन्ह होता है उल्टा टी, ये उल्टा टी होता है, लंबवत का होता है, यानी उल्टा टी का अर्थ है ये लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, उल्टे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह बात आती है समांतर रेखाओं की। ऐसी दो रेखाएं, ये जैसे एक रेखा है, ये दूसरी रेखा, ये ऊपर वाली रेखा, ये नीचे वाली रेखा को मैं खींचता जा रहा हूँ, 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 और अब खींचते ही चले जाए आगे तक। तो ऐसी दोनों रेखाएं जो कभी जीवन में मिले नहीं एक दूसरे से क्या करेगी, ये कभी मिलेगी नहीं। कभी क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि आपने रेल की पटरी देखी होगी, रेल की पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दोनों पटरी है वो बराबर होती है। और वो आप चाहे चेन्नई से लेकर आप J&K तक चले जाए, जम्मू एंड कश्मीर तक, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो बीच की डिस्टेंस है क्या होती है, बराबर होती है। तो ऐसी दो रेखाएं, यानी आपने पटरी, उन रेखाओं को हमने क्या कह दिया, पटरी कह दिया। और वो पटरी को हम एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाके नापते हैं, जैसे आप दिल्ली में मापें कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आप महाराष्ट्र में चले गए, आप चेन्नई में चले गए, तो आपको एक जैसे नज़र आएगा कि भाई सर, जैसे उसके बीच में मान लीजिए 5 मीटर की दूरी है तो 5 मीटर रहेगी। तो ऐसी दो रेखाओं को आगे बढ़ाने पर जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें, प्रतिच्छेद का मतलब काटे नहीं, इस प्रकार नहीं काटे, जैसे ये रेखा आगे बढ़ा दी तो ये रेखा कट गई, तो ये समांतर रेखा नहीं है। समांतर रेखा कैसी होगी, जिनको आगे बढ़ाने पर जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे,
कभी भी कब नहीं काटेगी, जब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ऐसी दोनों रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है। जैसे इस रेखा का नाम मैंने ये एल है और ये एम है, इसको कैसे लिखेंगे, संकेतों के रूप में एल, ये खड़े डंडे 2 और ये एम। अब आप समझ जाओगे गणित की भाषा में कि ये एल और एम क्या है, समांतर है। और ये जो खड़ा डंडा है ये किसका चिन्ह है, समांतर रेखा का। तो आप यहाँ पर इजी गोइंग समझ गए समांतर रेखा क्या होती है। त्रिभुज की परिभाषा क्या है, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज में भी आप जानते हो न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं होती है। हालांकि मैंने आपको एक बेसिक, मैंने आपके लिए आज ये ई क्लास ली है और ये 0 क्लास है, मान के चलें आप। इस 0 क्लास का अगर आपको अच्छे से, आपने इसको अच्छे से समझ ली होगी कि हमको क्या करना है, हम 20 नंबर को किस प्रकार प्राप्त करें और किस तरीके से हम इसमें अच्छे अंक प्राप्त करें। कई बार क्या होता है प्रश्नावली, ये जैसे कहीं 1 नंबर का प्रश्न आना है और हम छोटे छोटे प्रश्नों पर अभ्यास नहीं करते। तो पहला कार्य हमारा ये है इस ज्योमेट्री में, ज्यामिति में, कि हम छोटी छोटी प्रत्येक लाइन, प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक प्रमेय के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये मान के चलें। आप धीरे धीरे पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें, निश्चित तौर पर आपको पूरे के पूरे अंक इस ज्यामिति जो सेक्शन है जो कि 20 अंक का है, 20 के मेरा मानना है 20 भी नहीं होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको इसका एक बेसिक जो कि हमारा 0 कालांश है, इस 0 कालांश को मैंने आपके लिए प्रदर्शित किया है। कल से हम इस प्रश्नावली में सबसे पहले हम समरूपता पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे वृत्त पे, फिर बात करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर, और फिर बात करेंगे हम बिंदु पथ पर। क्योंकि बिंदु पथ क्या थोड़ा सा अटपटा टॉपिक है, और यहाँ 1 नंबर तो अटपटा नहीं है, वो तो सीधा सीधा आपको मैं लगभग 20 से 25 प्रश्नों पर चर्चा करूँगा, उसी में से आपको 1 नंबर निश्चित तौर पर परीक्षा में 100% मिल जाएगा। लेकिन जब तक ये 11वीं 12वीं और 13वीं प्रश्नावली पर हमारा अभ्यास अच्छे से हो जाएगा, तो इसका जो 3 नंबर का जो प्रश्न है इसको हम बड़े आसानी से यहाँ पर हल कर लेंगे, और रचनाओं का हम लास्ट में लेंगे इसका पोर्शन। तो हम कल से जो हमारा कल जो पहला भाग होगा, जो हमारी प्रश्नावली है समरूपता, उसको मैं लेकर कल उपस्थित होऊंगा। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। आप निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत करते रहे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।